अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले के लेक्चर में AS20 अर्निंग पर शेयर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सारा एडजस्टमेंट, सारा ICAI का क्वेश्चन, RTP MTP वगैरह कंप्लीट कर लिया है अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेस पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में चैप्टर का शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैं आप लोग को समझा देता हूं, जिससे बेस जो है क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत रेवेन्यू से रिलेटेड। जो रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू इसको जो है सेल भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सेल। रेवेन्यू को सेल भी कहा जाता है और इसको जो है टॉप लाइन भी कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म में। या तो सेल बोल लो या फिर टॉप लाइन बोल लो। अब आप लोगों ने अगर फाउंडेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ा होगा तो उसमें एक सेक्शन होगा, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो है सेल को डिफाइन किया गया था। सेल मीन्स क्या था? सेल मीन्स एन एग्रीमेंट। सेल क्या था? एक एग्रीमेंट था। सेल मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक एग्रीमेंट होता था दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक होता था बायर और एक होता था सेलर। बायर और सेलर के बीच में क्या होता था? एग्रीमेंट होता था। बायर और सेलर के बीच में क्या होता था? एग्रीमेंट। किस चीज़ का एग्रीमेंट होता था? टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्या ट्रांसफ़र करने के लिए? जिसमें क्या होता था, सेलर जो है सेलर ये ट्रांसफ़र करता था। ट्रांसफ़र करता था क्या? गुड्स को या फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स को। किस चीज़ के बदले में? तो कंसिडरेशन के बदले में। बदले में उसको क्या मिलता था? उसको मिलता था कंसिडरेशन। तो ये क्या करता था? वेयर सेलर ट्रांसफ़र, या तो ट्रांसफ़र करता था या एग्रीज टू ट्रांसफ़र। वेयर सेलर ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स कहने का मतलब क्या हुआ? टाइटल यानी कि ऑनरशिप, यानी कि गुड्स का जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफ़र करता था सेलर। किसको ट्रांसफ़र करता था? बायर को ट्रांसफ़र करता था। वेयर सेलर ट्रांसफ़र और अग्रीज टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर। किसको? टू बायर को। फॉर कंसिडरेशन। किस चीज़ के लिए? कंसिडरेशन के लिए। मतलब बदले में क्या लेता था बायर से? कंसिडरेशन लेता था, पैसा लेता था, और उस कंसिडरेशन को कहा जाता था प्राइस। तो हम लोग का जो AS9 जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो भी लगभग इसी तरीक़ा से बात करता था। तो यहाँ पे क्या था? वेयर बायर वेयर सेलर ट्रांसफ़र और अग्रीज टू ट्रांसफ़र। या तो ट्रांसफ़र कर दिया या फिर एग्री हो गया, एग्रीमेंट हो गया और दोनों के बीच में, सेलर और बायर के बीच में, कि हाँ भाई हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, सेल जो है ना, पैसा मिला या नहीं मिला उससे इफेक्ट नहीं करता। एक बार मान लो बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया, बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया और कंसिडरेशन तय हो गया, भले ही वो फ्यूचर डेट में पैसा देगा लेकिन सेल मान लिया जाएगा। इसीलिए तो हम लोग जो है एंट्री जब मारते हैं, कभी कभी जब क्रेडिट सेल करते हैं तो उसका एंट्री इसी बेसिस पर मानते हैं कि सेल हो चुका है, तभी हम लोग मारते हैं क्या? डेटर टू सेल, डेटर टू ये वो, ऐसे जो हम लोग एंट्री मारते हैं इसी बेसिस पे मारते हैं कि हम लोग मान चुके हैं कि सेल हो गया है। तो इसी से रिलेटेड जो है हमारा AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के चैप्टर में भी ये डेफिनेशन जो हमारा दिया हुआ रेवेन्यू का जो है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। या तो कैश आ गया या तो रिसीवेबल्स है, मतलब अभी डेटर है, और फिर अदर कंसिडरेशन एराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये जो कैश या जो रिसीवेबल जो वगैरह ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहने का मतलब है मुख्य धंधा से होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम किस चीज़ से? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यूज बाय अदर एंटरप्राइज, रिसोर्सेज, यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि कोई अदर इंटरप्राइज जो है, कोई अदर एंटिटी जो है हमारे कंपनी का रिसोर्स यूज कर रही है और बदले में, उसके बदले में क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, रॉयल्टी वगैरह पे कर रही है। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन था रेवेन्यू का। आइए अब इसको तह में जाकर देखते हैं। सारा बात यहाँ पे मैंने लिखा। रेवेन्यू क्या? ऑल्सो नोन एज सेल या फिर टॉप लाइन। AS9 इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइज। ये जो है सारे एंटरप्राइज के लिए मैंडेटरी है। जैसे हम लोगों ने AS20 पढ़ा था तो उसमें कुछ एंटरप्राइज जो एंटिटी है उसको क्या था? एग्जम्पशन था, लेकिन ये AS9 जो है
वो मैंडेटरी है फॉर ऑल एंटरप्राइजेज। अब स्कोप ऑफ AS9, अच्छा स्कोप क्या AS9 जो है किस पे एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिएगा भाई, इस पर क्वेश्चन भी अभी थोड़ा देर में पूछेंगे, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन में फिर पिटा जाओगे। देखो AS9 डज नॉट अप्लाई ऑन फॉलोइंग बिजनेस, ये चारों बिजनेस पर AS9 अप्लाई नहीं होगा। ये कौन सा बिजनेस है, तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इस पर AS9 एप्लीकेबल नहीं होगा। हायर परचेज एंड लीज, इस पर भी AS9 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर है इंश्योरेंस बिजनेस, इस पर भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा क्यों नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर AS9 एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर AS7 एप्लीकेबल है। हायर परचेज एंड लीज पर AS19 एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अभी कोई AS नहीं है, लेकिन इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है AS9। वैसे ही आता है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए जो है AS12 है। AS7 तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया, इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो ये चारों ऐसा बिजनेस है जिस पर AS9 अप्लाई नहीं होता। फिर से सुन लो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज एंड लीज, इंश्योरेंस बिजनेस, गवर्नमेंट ग्रांट। अब AS9 किस पर अप्लाई होता है वो देख लो। रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आप गुड्स को बेच रहे हैं तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दिया, बदले में पैसा मिला वो। अदर रिसोर्स में इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला या रॉयल्टी मिला, इस सब को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, जिससे 100% कॉन्सेप्ट भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अदर रिसोर्सेज। अच्छा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो रिवेन्यू आएगा ना, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आना चाहिए, मतलब जो हमारा मेन धंधा, जो हमारा मेन बिजनेस है उस बिजनेस से आना चाहिए। जैसे कोई कंपनी है मान लो जो कि ब्रोकरेज करती है किस चीज़ का, मान लो लैंड का खरीदा बेची करती है, वो कंपनी अगर लैंड बेचकर पैसा कमा रही है, लैंड से रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ही उसका AS9 में जो है रिकॉर्डिंग होगा, AS9 में उसका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर कोई वही ब्रोकरेज कंपनी जो लैंड का खरीदा बेची करवाती है, अगर वो रिवेन्यू जनरेट कर लेती है इंटरेस्ट का पैसा कहीं पे लगा के, तो वहाँ पे इंटरेस्ट पे पैसा वो जो दी, और फिर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो उसका रिवेन्यू में गिनती नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आया है पैसा, क्योंकि कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या, ज़मीन का खरीदा बेची करना, और वो पैसा जो उसके पास आया वो आया है इंटरेस्ट वाला, इसीलिए जो है उसको जो है AS9 में रिकॉर्डिंग नहीं होगा उस रिवेन्यू का। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अदर रिवेन्यू जिस पर AS9 एप्लीकेबल नहीं है। नॉन करंट एसेट, मान लो कोई नॉन करंट एसेट है, उसको अगर बेच दिए तो, या फिर उसमें मान लो कोई अनरियलाइज्ड गेन हो गया, मतलब कोई रिवैल्यूएशन हो गया, उसके वजह से कुछ प्रॉफिट आ गया, तो उसको भी हम लोग जो है AS9 में उसका गिनती नहीं करेंगे। उसी तरीक़ा से फॉरेन एक्सचेंज में सेल किए तो फ़ायदा हो गया या फिर रिवैल्यूएशन के वजह से फ़ायदा हो गया, उसका भी गिनती AS9 में नहीं होगा। नॉन करंट लायबिलिटी या लोन, या फिर करंट लायबिलिटी या लोन, मान लो 100 रुपये का लोन था, 90 में ही सेटल कर दिया, 10 रुपया का जो गेन हुआ, तो उसको हम लोग रिवेन्यू में AS9 में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। तो ये था कुछ आइटम जिसको कि AS9 जिस पर एप्लीकेबल नहीं है। देखो अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर एक कंपनी है DLF जो है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, DLF क्या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये जो है 100 फ्लैट बनाई है और इसको बेचने पर इसका रिवेन्यू जो है वो कितना आया, उसका रिवेन्यू आया मान लो 200 करोड़, इसका रिवेन्यू कितना आया 200 करोड़। तो क्या ये 200 करोड़ AS9 में रिकॉर्ड होगा क्या, AS9 के अकॉर्डिंग ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा क्या, AS9 के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा AS9 जो है एप्लीकेबल नहीं है किस पे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो, AS9 जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं, एक है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक, ये क्या करती है, ये भी घर को खरीदा बेची करती है। जैसे ये क्या करती है, कहीं से एक घर खरीद ली और फिर किसी दूसरे के हाथ जो है ज़्यादा दाम पर बेच देती है और वहीं से मुनाफा वगैरह कमाती है। तो बताओ ये जब बेचेगी तो इसका जो रिवेन्यू होगा, ये मान लो अगर इसका रिवेन्यू होता है 10 करोड़ रुपया, तो क्या ये एज पर AS9 रिकॉर्ड होगा क्या,
हाँ बिल्कुल होगा, ये एज पर AS9 बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर रही है, ये तो खरीदा बेची। इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या? खरीदा बेची करना। इसके लिए ये जो घर है ये गुड्स है, ये जो इसका लिए ये घर क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही है इसीलिए इसका रेवेन्यू जो है AS9 में रिकॉर्ड होगा। अभी जस्ट पहले मैंने लैंड वाला भी एग्जांपल दिया था, वही सेम एग्जांपल ये भी है। बस ये देखो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हायर परचेज वगैरह नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस बिजनेस नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, और जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू तक यहाँ तक अभी तक किया है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर एक बार कंपनी ने कोई रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो मान लो सेल ऑफ गुड्स से जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो इसको रिकॉग्नाइज करने का क्या कंडीशन है? तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई होगा तो ही जो है हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो टॉपिक क्या? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉर्डेड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। दोनों कंडीशन क्या? नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है शक, कोई भी शक नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग कंसिडरेशन। रिगार्डिंग कंसिडरेशन मतलब कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, इससे रिलेटेड कोई भी शक नहीं होना चाहिए। पहले ही मोल भाव कर लो कि हाँ भाई इतना इतना, और पूरा मोल भाव करके नक्की हो जाओ। कोई भी शक नहीं रहना चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा। एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, और उसके कलेक्शन को लेकर भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पैसा बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा या डूब जाएगा, ऐसा कोई भी शक नहीं होना चाहिए। नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। दूसरा कंडीशन है प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब टाइटल या ऑनरशिप। प्रॉपर्टी को का मतलब यहाँ पे है टाइटल या ऑनरशिप। गुड्स का जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गया है बायर को। किसको ट्रांसफ़र हो गया है? बायर को। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो दो तरीक़ा से ट्रांसफ़र हो सकता है। या तो गुड्स का डिलीवरी कर दिया अलोंग विथ रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क एंड रिवार्ड के साथ। रिस्क क्या भाई? रिस्क गुड्स के साथ तो यही हो सकता है कि गुड्स कहीं जल ना जाए या फिर चोरी ना हो जाए, ऐसा रिस्क होता है गुड्स के साथ। और रिवार्ड क्या होता है? जो बेनिफिट एसोसिएटेड विथ गुड्स है, मतलब जो प्रॉफिट होने वाला उसके फ्यूचर में, वो होता है रिवार्ड। तो जब हम डिलीवरी करते हैं गुड्स का और रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ट्रांसफ़र हो जाता है किसको? बायर को, तो हम लोग मानते हैं कि गुड्स जो है वो हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद या फिर बाय डिलेड डिलीवरी टू कस्टमर एट हिज रिक्वेस्ट, या फिर डिलीवरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? देरी कर रहे हैं, और ये जो देरी है ना ये कस्टमर के रिक्वेस्ट पे ही कर रहे हैं। बट रिस्क एंड रिवार्ड हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो गया बायर को। अच्छा, ये कस्टमर क्यों रिक्वेस्ट करेगा कि भाई तुम हमको डिलीवरी देने में थोड़ा देरी करो? हो सकता है कस्टमर के गोडाउन में जो है जगह नहीं बचा हो, जगह खाली नहीं हो, इसीलिए वो बोल रहा है कि हमको डिलीवरी थोड़ा लेट से करना। लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है किसको? कस्टमर को, यानी कि बायर को जो है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो चुका है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही जो है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा? पोस्टपोन कर देंगे हम लोग। यहाँ पे नोट में है सेल इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट, डू नॉट डिडक्ट कैश डिस्काउंट। सेल को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट के बाद। ये बात तो 11 क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा। एंट्री मारते वक्त आप लोग हमेशा जो है ट्रेड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट को माइनस करके ही एंट्री मारे होंगे। उसके बाद बोल रहा कैश डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो उसको डिडक्ट मत कर देना, ये तो हम लोग जानते हैं, 11th की बात है ये सब। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेज में सेल हो रहा है, जैसे कंसाइनमेंट या एजेंसी के थ्रू सेल होता है तो क्या होता है? तो उस पार्टिकुलर केस में रिकॉर्ड सेल व्हेन गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड बाय एजेंट। जब एजेंट गुड्स बेच दे तब जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। दूसरा केस क्या? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस है तो रिकॉर्ड करो सेल को व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और पीरियड ऑफ रिजेक्शन एक्सपायर। या तो कस्टमर अप्रूवल दे दे कि हाँ भाई आपका जो है गुड्स बिक गया है, या फिर अप्रूवल पीरियड जो है यानी कि रिजेक्शन पीरियड जो उसका, जैसे कि मान लो कोई हम जो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर सामान भेजे और बोले कि भाई 3 महीना के अंदर ये बता देना कि तुम गुड्स को अप्रूव कर रहे हो या नहीं, वरना हम ये मान लेंगे कि गुड्स जो है तुमने
अप्रूव कर दिया यानी कि सेल कर दिया, तो 3 महीना बीत जाने के बाद जो है उसने 75% गुड्स के लिए ये बोल दिया कि हाँ भाई ये तो अप्रूव हो चुका है, और 25% गुड्स के लिए कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मान लेंगे कि उसने जो है गुड्स को अप्रूव कर दिया। तो यही है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस में क्या होगा, रिकॉर्ड सेल व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, या तो जब अप्रूवल मिल जाए कस्टमर से, या फिर पीरियड ऑफ रिजेक्शन एक्सपायर, यानी कि ये जो 25% उसके पास बचा हुआ था इसको उसने रिजेक्ट भी नहीं किया और रिजेक्शन का पीरियड भी एक्सपायर कर गया, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि सेल हो चुका है और रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब ध्यान से देखो ये नोट्स है, रिवेन्यू इन केस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप इज कमीशन नॉट ग्रॉस कलेक्शन। सही बात है कि चलो इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये कंपनी है AB लिमिटेड, ठीक, ये जो है इसका एक एजेंसी है, AB लिमिटेड का X लिमिटेड जो है एजेंसी ले रखा है, ठीक। AB लिमिटेड मान लो क्या बेचती है, सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। AB लिमिटेड क्या मैन्युफैक्चर करती है, सीमेंट। X लिमिटेड जो है AB लिमिटेड से एजेंसी ले रखा, ठीक। X लिमिटेड क्या किया, AB लिमिटेड से एजेंसी ले रखा, और X लिमिटेड ने मान लो मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड किया। X लिमिटेड ने मिस्टर वाई को सीमेंट सोल्ड किया मान लो 1 करोड़ रुपए का, ठीक। तो अब जो इस मिस्टर एक्स ने जो सामान बेचा, सीमेंट बेचा 1 करोड़ रुपए का, तो मिस्टर एक्स कितना का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा, मिस्टर एक्स को जो है 5% कमीशन मिलता, मिस्टर एक्स को 5% कमीशन मिलता, तो मिस्टर एक्स जो है इसके लिए कमीशन जो होगा वही होगा इसके लिए रेवेन्यू, यानी कि 5 लाख रुपया जो है इसके लिए रेवेन्यू होगा, ना कि ये ग्रॉस कलेक्शन, क्योंकि ग्रॉस कलेक्शन तो इसका है ही नहीं, ये तो AB लिमिटेड का है। ये इसीलिए X लिमिटेड जो है कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, 5 लाख। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, रेवेन्यू इन केस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप इज कमीशन, कमीशन ही उसके लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है, ना कि ग्रॉस कलेक्शन। फिर है सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम सेल। देखो तुमने सेल का एंट्री मार दिया, अब मान लो जो सेल्स रिटर्न आया है, अब यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ यहाँ पे पेज पे। जैसे मान लो सेल का तुमने एंट्री मारा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, 100 रुपये का मान लो एंट्री मारा, 100 रुपये से 100 रुपये का सेल हुआ। अब जो है मान लो 10 रुपये का सामान क्या हो गया, वापस हो गया, 10 रुपये का सामान वापस हो गया। 10 रुपये का जो सामान वापस हुआ उसके लिए ये एंट्री में बोल रहा है छेड़छाड़ मत करो। उसके लिए क्या करो, ये एंट्री में छेड़छाड़ मत करो, सेल्स रिटर्न का वापस से एक एंट्री मार दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसके लिए एक अलग से एंट्री मार दो। ये बोल रहा है, इस लाइन का मतलब ये है। In case of claims arising due to interest on delayed payment, increase in price retrospectively, insurance claim, अगर इन तीनों केस में क्लेम अराइज हो रहा है, मतलब पैसा आने का संभावना बढ़ रहा है। जैसे मान लो हमको अपने डेटर से 100 रुपये लेना था, लेकिन डेटर ने जो है 100 रुपये देने में लेट कर दिया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 रुपया जो है उस पर हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। या फिर इंक्रीज इन प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली, अच्छा मान लो 100 रुपये का सामान बेचे और CEO जो है कंपनी का वो बोल रहा कि हम बैक डेट में जाके प्राइस बढ़ाएंगे, और जिसको जिसको हम सामान बेचे थे उससे 15-15 रुपया जो है और ज़्यादा असूलेंगे। जैसे मैंने ये पेंसिल ख़रीदा था 10 रुपये का, 100 रुपये का, मान लो ये पेंसिल मैंने 100 रुपये का ख़रीदा, और अब दुकानदार क्या बोल रहा है कि भैया हम जो है इस पेंसिल का दाम बैक डेट से बढ़ा दिए हैं, क्या आप हमको 15 रुपया और दीजिए इस पेंसिल पे। तो वैसे केस में बोल रहा कि वो जो दुकान वाला जो 15 रुपया हमसे मांग रहा है, इसका रिवेन्यू वो तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एग्जिस्ट, यानी कि उसको ये पक्का हो जाए कि ग्राहक से हमको 15 रुपया मिल ही जाएगा। अगर पक्का नहीं है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, और रिकॉर्ड तब करो जब ये पक्का हो जाए कि हमको जो है 15 रुपया मिल ही जाएगा। अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली दाम बढ़ा रहे हैं तब, अगर या फिर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ले रहे हैं तो उसको तब रिकॉर्ड करेंगे उसका रेवेन्यू जब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एग्जिस्ट हो। उसी तरीक़ा से हमारा इंश्योरेंस क्लेम भी है। तो ये था हमारा गुड्स का केस। तो चलो अब देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस, और ये सारा देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका क्वेश्चन करेंगे ICAI के बुक से। तो चलिए अभी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और 15 से 20 मिनट लगेगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। तो चलो देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस।
रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस सेल बी रिकॉर्डेड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसके लिए भी दो कंडीशन है। देखो रिवेन्यू को रिकॉर्ड करने का जब कंडीशन आएगा ना, तो एक पहला कंडीशन जो है उसको तो सब में चेप देना, उसको सब में क्या करना, अटैच कर देना, ये वाला कंडीशन। नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, ये तो हमेशा रहेगा। उसके बाद सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, आपने सर्विस जो है वो दे दिया है, ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। उसके बाद आप सर्विस दे दिए हैं। सर्विस दे दिए हैं, सर्विस देने का दो तरीका, या तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से दें, यानी कि अगर मान लो कोई काम है 20% काम सर्विस हो गया, कोई सर्विस दे रहा, मान लो 20% सर्विस दे दिया। विप्रो कंपनी है, कंपनी का एग्जांपल देंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। विप्रो कंपनी जो है मान लो इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज को सर्विस दे रहा, अपना सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहा। अब ये क्या है ना, इससे 5 साल का एग्रीमेंट है, विप्रो और इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज में 5 साल का क्या है, एग्रीमेंट है। तो हर साल जो है ये क्या करेगी, 20% हर साल 20% सर्विस अपना देगी। तो इसी तरीक़ा से 5 साल में उसका सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। तो यही बोल रहा, आइदर ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, या तो सर्विस दे रहा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से, या फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड, या फिर विप्रो और इकोनॉमिक इलाइट्स क्लास के बीच में कुछ सर्विस का जो है एग्रीमेंट हुआ था और एक ही बार में वो जो है 100% अपना सर्विस देकर चली गई। तो ये होता है, दो मेथड है इसको सर्विस को देने का। तो ये बहुत ही आसान था। सर्विस हैव बीन रेंडर्ड आइदर ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस मेथड। आओ इसका अब एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्या है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का एग्जांपल या फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड का एग्जांपल। देखो, इफ़ सर्विस रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल टाइम, अगर सर्विस में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा, जैसे कि मैंने बोला था ना, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, सब्सटेंशियल टाइम का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी बताया 5 साल 2 साल 3 साल जो भी हो। देन अप्लाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, जैसे ट्यूशन फ़ी। अच्छा, ट्यूशन फ़ी में भी क्या होता है, स्टूडेंट एक बार में पैसा दे दिया और उसको जो है कुछ महीने, इस महीने में इतना % सिलेबस कंप्लीट होगा, उस महीने में उतना % कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या सब्सटेंशियल टाइम लग रहा, तो वहाँ पे अप्लाई करो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। उसी तरीक़ा से इंटरनेट सर्विस में भी वही होगा। ऑल अदर केस में क्या अप्लाई करो, कंप्लीटेड सर्विस मेथड। एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं गूगल में, मैगजीन में, टीवी में, या फिर एडवाइजरी ऑफ एडवोकेट्स, ये डॉक्टर है, इंश्योरेंस कमीशन फॉर एजेंट है, ये सब होगा कंप्लीटेड सर्विस मेथड से। इन सब के ऊपर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो जो भी डाउट बचा होगा वो भी 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलो अभी आगे की ओर देखते हैं, चूँकि ये हमारा थ्योरी क्लास है इसीलिए हम लोग क्वेश्चन की बात अभी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। छठा पॉइंट है रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी का क्या होगा, रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी शुड बी रिकॉर्डेड इफ, मैंने कहा था ना पहले, ये वाला कंडीशन हमेशा हर जगह चेप देना। नो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, एंड इन केस ऑफ इंटरेस्ट टाइम हैज इलेप्स्ड। इंटरेस्ट के केस में क्या हुआ, टाइम जो है इलेप्स हो गया, यानी कि मैच्योर हो गया, मतलब 1 साल में इंटरेस्ट मिलना था और 1 साल पूरा हो गया तो रिकॉर्ड कर दो, ये कंडीशन। और फिर इंटरेस्ट के केस में ये वाला कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। फिर इन केस ऑफ डिविडेंड राइट टू रिसीव डिविडेंड एग्जिस्ट, राइट टू रिसीव डिविडेंड एग्जिस्ट होना चाहिए। और राइट टू रिसीव डिविडेंड कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन इट एग्जिस्ट व्हेन डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस दिन माना जाएगा कि राइट टू रिसीव डिविडेंड एग्जिस्ट कर रहा है। फिर है इन केस ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी में एक्रूअल बेसिस पे होता है और इसमें कंडीशन जो है एग्रीमेंट का हैज बीन सेटिस्फाइड, कंडीशन जो है इसका सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो ही हम लोग इससे जो है जो रिवेन्यू होगा फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी उसको रिकॉर्ड करेंगे जब ये कंडीशन सब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है, पहले यहाँ से पढ़ो फिर देखो समझाते हैं अच्छे से। इफ़ गुड्स आर सोल्ड विथ रीपर्चेज एग्रीमेंट वेयर गुड्स विल बी रीपर्चेज्ड एट इक्वल और हायर प्राइस, या तो इक्वल या फिर हायर प्राइस, इक्वल और हायर प्राइस बाय सेलर, then such a sale with repurchase agreement is not considered as sale, rather it is considered as financing agreement where liability is recorded. This liability will be settled on repurchase date.
क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहाँ पे एक्स जो है इसको पैसा का ज़रूरत था, ये जो है वाई को क्या बोला कि भाई तुम जो है ना मेरा लैपटॉप ले लो, तुमको हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, एक्स सेल कर रहा है क्या इसको, लैपटॉप, कितना में, 50,000 में। लैपटॉप कितना में सेल कर रहा है, 50,000 में। लेकिन ये एक्स वाई को क्या बोल रहा है, भाई हम तुमको सेल तो कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना बाद जो है ना, 1 महीना बाद वापस तुम हमको लैपटॉप ये दे देना। 1 महीना बाद वापस तुम हमको क्या करना, ये लैपटॉप दे देना। और बदले में जो हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको देंगे 52,000 रुपये। बदले में, इस लैपटॉप के बदले में हम तुमको क्या देंगे, 52,000 रुपये। यानी कि ये बेच भी रहा और बाद में रीपरचेज भी कर रहा। तो AS9 कहता है कि अगर ऐसा मामला चल रहा है तो इसको सेल मत मानो, ये सेल नहीं होगा। रेदर इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा रीपरचेज एग्रीमेंट। इसको क्या माना जाएगा, रीपरचेज एग्रीमेंट। चूँकि ये वापस से रीपरचेज कर ले रहा है एक्स, इसीलिए इसको माना जाएगा रीपरचेज एग्रीमेंट। और देखो इसका एंट्री क्या होगा, जब इसने इसको बेचा तो इसको फाइनेंसिंग एग्रीमेंट माना जाएगा। ये माना जाएगा कि इसने इससे 50,000 लोन लिया है, ना कि सामान बेचा। तो ये क्या मानेगा, वाई अकाउंट को डेबिट करेगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम वाई, टू लोन फ्रॉम वाई, सॉरी वाई नहीं कैश, इसके पास कैश आ रहा तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम वाई। कितना था, 50,000। उसके बाद ये तो पहला एंट्री उसने मार दिया, उसके पास कैश आया। तो जब मान लो ईयर एंड पे या फिर 1 महीना बाद जब वो उसको पे करेगा, ये एक्स लिमिटेड जब उसको 52,000 रुपये देगा, तो ये एंट्री क्या मारेगा, सबसे पहले तो ये एंट्री मानेगा ये 2,000 वाले का जो इंटरेस्ट देगा। वो 50,000 में ये क्या किया था, लैपटॉप बेचा था और 52,000 में खरीद रहा। 2,000 रुपया बेसिक का दे रहा भाई। अगर मान लो तुम 50,000 का लोन लिए हो किसी से और उसको 52,000 रुपये दे रहे हो, तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या बनेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री मार देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे और लोन में इसको क्रेडिट कर देंगे टू लोन फ्रॉम वाई, 2,000 रुपये। और जब उसको पे करने लगेंगे तो उस वक्त जो है लोन फ्रॉम वाई को डेबिट करेंगे। जब पेमेंट करने लगेंगे तो लोन फ्रॉम वाई डेबिट टू कैश, कैश हो या बैंक हो जिसमें दे रहे हैं 52,000। ये था रीपरचेज एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। और आज अब इस एएस का लास्ट पार्ट जो है वो होता है डिस्क्लोजर। वो डिस्क्लोज क्या क्या करना है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी लगाकर आप जो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किए हैं शुड बी डिस्क्लोज्ड along with डिटेल्स ऑफ मेजर रिवेन्यू। कौन कौन सा मेजर रिवेन्यू है उसके साथ जो हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड along with डिटेल्स ऑफ मेजर रिवेन्यू। तो इसी के साथ ये प्यारा सा एएस का सारा थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। और ये एक बहुत ही आसान एएस है, वीडियो को 1 से 2 बार देखो तो फिर से दोबारा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है ICAI मैथ का सारा क्वेश्चन AS9 का जो है देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देखना और सारा नोट्स बना के एक बार खुद से पढ़ना। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खूब फलो फूलो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।